नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पेंशन रूल्स अर्थात हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 की जो सीरीज चल रही थी, हमने उसमें सुपर एनुएशन पेंशन डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इनवैलिड पेंशन। क्या है ये इनवैलिड पेंशन? किस कर्मचारी को दी जाती है, कैसे दी जाती है, क्या इसके प्रावधान हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से इनवैलिड पेंशन पर कर्मचारी को भेजा जाता है, वो क्या परिस्थितियां हैं, इन सब बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 का चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंशन एंड कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन। इसके रूल नंबर 24 में बताया था कि पेंशन कितनी प्रकार की होती हैं। बताया था कि पेंशन 4 प्रकार की होती हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनवैलिड पेंशन। क्या है ये इनवैलिड पेंशन? ये रूल 26 में बताया दोस्तों। रूल 26 में ग्रांट ऑफ इनवैलिड पेंशन बताया क्या कि इनवैलिड पेंशन दी जाती है किसको? उस कर्मचारी को जो कि रिटायर होता है सर्विस से ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली और मेंटली इन्फर्मिटी, शारीरिक रूप से या दिमागी तौर पर उसकी जो कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, और वो उसकी शारीरिक या दिमागी दुर्बलता जो है मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करता है क्या कि ये जो दुर्बलता आई है ये परमानेंटली इसको काम करने के लिए कमजोर कर रही है, अर्थात ये सर्विस करने के काबिल नहीं है परमानेंटली तौर पर। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी पावर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी की क्या कि वो उस कर्मचारी का मेडिकल बोर्ड से फिजिकली फिटनेस का सर्टिफिकेट ले, क्या कि ये कर्मचारी एफिशिएंटली अपनी ड्यूटी, अपनी पोस्ट की जो उसकी ड्यूटी है वो निभा सकता है या नहीं। जब भी ऐसा उस कर्मचारी के बारे में ये विश्वास हो किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, कि ये कर्मचारी फिजिकली तौर पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री निर्वहन करने के लिए, संतोषजनक निर्वहन करने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए उस कर्मचारी को बोर्ड के पास, मेडिकल बोर्ड के पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी भेज करके ये प्रमाणित करवाती है। और इसके साथ ये भी कहा कि ऐसा एक्शन लेने से पहले, कौन सा? जो ये बताया गया है, ये सब रूल 1 में बताया गया जो हमने डिस्कस किया, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के पास भेजने से पहले क्या करेगी? बिफोर नोट में बताया कि बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, इससे पहले इस नियम के अनुसार एक्शन ले अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको क्या करना होगा? पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट नंबर 1 1996 में बना था, इसके सेक्शन 47 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। क्या? जो कि इस सेक्शन 47 में बताया गया, और वो सेक्शन 47 अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इन रूलों के लास्ट में दिखाया गया है। उसमें क्या प्रावधान है कि ये जो ऊपर वाला एक्शन है, ये एक्शन लेने से पहले ये भी देखने होंगे। अब इसमें क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं क्या कि ये नोट 2 में क्या कहा? एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर दिस रूल, किसी भी ग्रुप का कर्मचारी जो कि इन रूलों में कवर होता है। लेकिन इस जो हमने डिस्कस किया इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 में कंपिटेंट अथॉरिटी कंसीडर करेगी इनवैलिड पेंशन इन लिeu ऑफ बेनिफिट अंडर एक्ट, कि यदि वो इस एक्ट की धारा में नहीं आता है तो फिर वो उसको इनवैलिड पेंशन दे देगी और ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे।
ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के विवेक की बात है। आगे सब रूल 2 में कहा कि यदि यह इनकैपेसिटी जो है उसकी कौन सी काम करने के लिए नकारा जो हो गया, वो कर्मचारी के द्वारा सीधे तौर पर उसकी आदतों को इर्रेगुलर और इनटेम्परेट जानबूझ करके आदतें बिगाड़ गई हैं उसने, और जिसके उनके कारण वो नकारा हो गया है, तो ऐसी सूरत में नो पेंशन शैल बी ग्रांटेड, उस सूरत में उसको ये इनवैलिड पेंशन नहीं दी जा सकती। और आगे कहा कि यदि इफ इट हैज नॉट बीन डायरेक्टली कार्ड, यदि उसके द्वारा सीधे तौर पर अपनी आदतों को बिगाड़ा नहीं गया है लेकिन उस बिगड़ने में बढ़ावा दिया है, वो आदतों को बिगड़ने दिया है, तो उसमें क्या करा है, इट शैल बी फॉर द अथॉरिटी, यहाँ यह अथॉरिटी के लिए क्या होगा, बाय विच द पेंशन इज ग्रांटेबल टू डिसाइड व्हाट रिडक्शन शैल बी मेड ऑन दिस अकाउंट। तो ये ऐसे मामलों में जहाँ उसने सीधे तौर पर तो अपनी आदतें नहीं बिगाड़ी, लेकिन अपनी आदतों को बिगड़ने में उसने बढ़ावा दिया है बिगड़ने के लिए इनडायरेक्टली, तो ऐसे मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी पेंशन तो ग्रांट करेगी, लेकिन यह भी निश्चित करेगी, यह फैसला करेगी, यह निर्णय लेगी कि उसकी पेंशन घटा दी जाए, पूरी पेंशन नहीं मिल दी जाए उसको। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करता है, उसको पावर दी गई है। लेकिन आगे कहा कि नो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ इनकैपेसिटी फॉर सर्विस शैल बी ग्रांटेड बाय द मेडिकल बोर्ड unless the applicant produce a letter to show that the head of office is aware of the intention of the applicant to appear before the medical board। कि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई सर्टिफिकेट ले जाके किसी भी मेडिकल बोर्ड से, ऐसा नहीं कि मेडिकल बोर्ड के लिए कहा गया है कि वो मेडिकल बोर्ड बिल्कुल भी ऐसा कोई इनकैपेसिटी का प्रमाण पत्र ना दे सर्विस करने के लिए कि नकारा हो गया, जब तक कि वो कर्मचारी जो अपना एग्जामिनेशन करवाने गया मेडिकल बोर्ड के पास, ये हेड ऑफ ऑफिस अपने हेड ऑफ ऑफिस का एक पत्र उसको मेडिकल बोर्ड के सामने ना प्रस्तुत कर दे, जिसमें उसको मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होकर के अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए कहा गया हो। अर्थात बिना हेड ऑफ ऑफिस के लेटर के मेडिकल बोर्ड कोई भी प्रमाण पत्र इस प्रकार का इनकैपेसिटी फॉर सर्विस का जारी ना करे। और 4 सब रूल में क्या कहा है कि मेडिकल बोर्ड जब इस प्रकार का एग्जामिनेशन करता है तो वो क्लियरली प्रमाणित करेगा, अपने प्रमाण पत्र में ये रीजन लिखेगा किसके, डिसेबिलिटी के, कि उसकी जो नकारात्मकता हुई है कर्मचारी की वो किस कारण से हुई है। बाकायदा उसमें बीमारी का नाम लिखेगा, स्पेसिफाइंग द डिजीज अकाउंटेबल फॉर द डिसेबिलिटी, कि किस बीमारी के कारण वो नकारा हुआ है। और ऐसा ही नहीं, एंड मियरली ए सिंपल सर्टिफिकेट ऑफ इनएफिशिएंसी, केवल सामान्य एक प्रमाण पत्र नहीं देगा कि वो ड्यू टू एज या नेचुरल डिके, जो कुदरती तौर पर शारीरिक पतन होता है, फॉर फ्रॉम एडवांसिंग ईयर शैल नॉट बी सफिशिएंट, कि ये अगर जो कह दे सामान्य तौर पर कि ये तो ओल्ड एज के करके, बुढ़ापे के करके जो है ना इसका शरीर नकारात्मक हो गया है, एडवांसिंग ईयर में शुरुआती तौर पर, तो ऐसा रीजन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है नकारात्मक के लिए, ये डिसेबिलिटी के लिए उसको उसकी बीमारी के रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, किसको, मेडिकल बोर्ड को। और आगे कहा नोट दिया है, सिनाइल कॉन्ट्रैक्ट एंटीरियल चेंजेस कंसिक्वेंट ऑफ सिनाइल डिके, जनरल नर्वस ब्रेकडाउन एंड कमेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक डिजीज, कि सिनाइल कॉन्ट्रैक्ट और उसकी जो आंतड़ियों की बीमारी हैं या उसकी एंटीरियल धमनियों की यदि कोई बीमारी है जो कि उसका धमनियों की कमजोरी के करके सामान्य तौर पर उसका नर्वस सिस्टम टूट गया है, बिगड़ गया है, और इसीलिए उसका जो है ना ये जो बीमारी है वो ट्रीट की जाएगी किसमें, इसी के लिए ये स्पेसिफिक डिजीज होगी। नंबर 5 में कहा कि जब मेडिकल बोर्ड
ये डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिट फॉर फर्दर सर्विस ऑफ लेस लबोरियस करेक्टर। इनकैपेसिटी तो कर दी उसने, लेकिन साथ में ये डिक्लेयर करता है मेडिकल बोर्ड कि ये कम लेबर वाला काम कर सकता है, अपनी ड्यूटी दे सकता है कम मेहनत वाले काम में। तो क्या करेगा? ही शैल प्रोवाइड, ही इज विलिंग टू बी so employed be employed on lower post, and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be retired from service on without pension। और यदि वो उस छोटी पोस्ट पर एम्प्लॉय नहीं होता है, छोटे रैंक पर, छोटी पोस्ट पर वो इच्छुक नहीं है, तो उसको रिटायर कर दिया जाए इनवैलिड पेंशन के लिए, क्योंकि उसने मना किया है छोटी पोस्ट पर। और यदि वो उस पोस्ट पर काम करने के लिए हाँ करता है तो उसको छोटी पोस्ट पर लगा दिया जाए, फिर उसको पेंशन ना दी जाए। अर्थात कहने का भाव ये है कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा यदि ये कहा जाता है कि ये कम लेबर का काम कर सकता है और कर्मचारी को फिर ऑफर दी जाए लिखित में कि हम सरकार तुम्हारी जो पोस्ट है उससे लोअर पोस्ट पे तुम्हें रख सकती है, तो और वो यदि हाँ कर दे तो उस पर लगा दिया जाए। यदि वो मना करता है तो उसको इनवैलिड पेंशन दे करके रिटायर कर दिया जाए, बशर्ते कि सेक्शन 47 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट 1995 जो ऊपर डिस्कस किया हमने, उसकी धारा उसके सेक्शन 47 के लाभ के अंतर्गत ना आता हो तभी ये बात है, अन्यथा सेक्शन 47 लागू होगा। यदि उसके बेनिफिट उसको मिलते हैं तो वो दिए जाएंगे। आगे सब रूल 6 में कहा कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है ये मेडिकल बोर्ड के द्वारा उस कर्मचारियों को दिया जाए जो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करता है और अदरवाइज वाइल इन और आउट ऑफ इंडिया सेल बी एज होल, चाहे वो भारत के अंदर है या भारत के बाहर रहते हुए ऐसा अप्लाई करता है तो तब दिया जाए। और दोस्तों ये मेडिकल सर्टिफिकेट का ये प्रारूप है, इस प्रारूप पे ही सर्टिफिकेट आएगा। साथ में ये कहा नोट 1 में कि यदि इफ द इनकैपेसिटी जो भी द रिजल्ट ऑफ इंटेम्परेशन सब्स्टिट्यूट फॉर द लास्ट सेंटेंस एज अंडर, और यदि ऐसा हो तो उसमें क्या कहा? मेडिकल बोर्ड के लिए लिखेगा मेडिकल बोर्ड क्या? इन आवर ओपिनियन हिज इनकैपेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ इरेगुलर और इनटेम्परेट हैबिट, कि उसने अपनी आदतों को गलत किया था, अपने आदतें गलत डाल दी थी जिसके करके वो इनकैपेसिटी में हुआ है, ऐसा वो प्रमाण पत्र देगा मेडिकल बोर्ड यदि वो ऐसा है। और यदि उसकी इनकैपेसिटी डज नॉट अपीयर टू बी कंप्लीट एंड परमानेंट, और यदि उसकी इनकैपेसिटी परमानेंट नहीं दिखाई देती, प्रतीत नहीं होती, पूरी नहीं है, तो वो जो सर्टिफिकेट है उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको बदल करके अकॉर्डिंगली एंड द फॉलोइंग एडिशन शैल बी मेड। और उसमें क्या लिखेगा? ये लिखेगा क्या? मेडिकल बोर्ड का जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल बोर्ड लिखेगा वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट श्री सच एंड सच इज फिट फॉर फर्दर सर्विस ऑफ ए less laborious character than that which he had been doing or may after resting for इतने days be fit for further service। के कम laborious का काम कर लेगा लेकिन इतने दिन आराम करने के पश्चात अभी बीमार है और बाद में ठीक हो जाएगा और कम laborious का काम करा जाएगा। less laborious character than that which he had been doing, और उसी लेस करेक्टर में वो काम कर सकता है। ये मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा दोनों सूरतों में, चाहे वो उसकी डायरेक्टली हैबिट के कारण हुआ है और यदि वो परमानेंटली नहीं है इनकैपेसिटी तो उस सूरत में ये सर्टिफिकेट देगा। यहाँ मेडिकल बोर्ड के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ वो डेट लिखेगा मेडिकल बोर्ड अपने प्रमाण पत्र जारी करने की और स्थान लिख देगा। दोस्तों ये इनवैलिड पेंशन के बारे में था। इससे पहले कि हम आगे ये पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 डिस्कस करें, एक प्रावधान और है जो कि
हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल का रूल 95 है, उसमें एंटाइटलमेंट ऑफ कम्यूटेशन पेंशन का जिक्र है। अब आप सोच रहे होंगे इनवैलिड पेंशन के बीच में ये रूल, अभी तो हम 26 रूल डिस्कस कर रहे थे, एकदम 95 कहाँ से आ गया दोस्तों? ये लिंक करने पड़ते हैं क्या कि यदि आप उसको इनवैलिड पेंशन पर भेज रहे हैं तो आपको उसको लाभ देने पड़ेंगे। उसी तरह कि 10 साल वाली शर्त यहाँ तो लागू नहीं होती, जो उसमें लिखा था कि 10 साल की सर्विस चाहिए, इनवैलिड पेंशन 10 साल की सर्विस पे नहीं होती। वो जितने भी सर्विस है उतनी सर्विस पे चला जाएगा, लेकिन जो उसकी एंटाइटलमेंट है कम्यूटेशन की, उसके बारे में प्रावधान है क्या कि पहले तो बताया सब रूल 1 में कि वो 40% तक का कोई भी जो रिटायर होने वाला कर्मचारी है अप टू 40% तक अपनी पेंशन का हिस्सा कमोट करा सकता है, अर्थात एडवांस ले सकता है और अपनी पेंशन को कम करा सकता है रिकवरी के जरिए। और जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए 50% का प्रावधान है। लेकिन नीचे इसके प्रोविजन दी है किसके लिए? इनवैलिड पेंशन के लिए। क्या? provided that the government employee invalidated from service or retained in service under section 47 of person with disability equal opportunity protection of right and full participation act 1995 shall not be, ध्यान देना इस बात पे, shall not be entitled to commutation of pension without medical examination from the medical board। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन दी है कि जब कर्मचारी इस अवस्था में आ जाता है कि आप उसको इनवैलिड पेंशन पर भेज रहे हैं या इनवैलिड पेंशन पर ना भेज करके इस सेक्शन 47 जो 1995 एक्ट राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का, इसमें यदि उसको आप नौकरी पर रखते हैं, आगे आएगा जिक्र, इसका लाभ देते हुए उसको नौकरी पर रखते हैं तो भी और इनवैलिड पेंशन पर भेज रहे हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में कम्यूटेशन पेंशन यदि उसको दी जा रही है, उसको देना चाहती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कर्मचारी लेना चाहता है, तो उस मामले में कहा कि उसको बिना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ना देना, अर्थात उसकी पेंशन को कम्यूट नहीं किया जा सकता जब तक कि मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो जाए। आपको मालूम है कि कम्यूटेशन के लिए 2 फॉर्म हैं, एक विद मेडिकल एग्जामिनेशन और एक विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये दोस्तों इनवैलिड पेंशन की बात आई थी कि कैसे दी जाती है, किन शर्तों पे। अब आते हैं हम कि हमने पढ़ा ना ऊपर इसमें रेडिंग में जो था नोट 1 कि ये कार्रवाई करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्शन 47 की कार्रवाई करेगा। और वो सेक्शन 47 जो है वो एक्सट्रैक्ट लाया हूं मैं निकाल करके, देखिए आप सेक्शन 47 में क्या प्रावधान किया है। इसका सब सेक्शन 1, नो एस्टेब्लिशमेंट शैल डिस्पेंस विद और रिड्यूस इन रैंक, खुले रूप में कहा है कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अमले को ऐसी अवस्था में जब वो इनवैलिड हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, नकारा हो जाता है, ना तो आप उसको नौकरी से निकालेंगे और ना ही उसका रैंक रिड्यूस करेंगे। ये 1995 में एक्ट बना है डिसेबिलिटी एक्ट के तहत, और उसमें कहा गया और एन एम्प्लॉय हु एक्वायर्ड ए डिसेबिलिटी ड्यूरिंग हिज सर्विस, और जो कर्मचारी डिसेबिलिटी प्राप्त करता है अर्थात दिव्यांग हो जाता है किसी भी कारण से, दिव्यांगता नीचे बताई गई है, वो आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी दिव्यांगता इस एक्ट के तहत काउंट की जाएगी। तो उसमें कहा कि यदि सर्विस के दौरान कोई दिव्यांग हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो उसको ना तो नौकरी से निकालेंगे और ना ही उसको रैंक रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोवाइडेड, बशर्ते इफ एन एम्प्लॉय आफ्टर एक्वायरिंग डिसेबिलिटी इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ही वाज होल्डिंग, यदि डिसेबिलिटी के बाद जो उसको डिसेबिलिटी हुई है उसके बाद यदि जिस पोस्ट पर वो है उस पे क्या है, शैल बी, यदि उस पोस्ट के काबिल नहीं है तो उसको क्या करना है,
shall be shifted to some other post, ध्यान दो इस बात पे, उसको किसी दूसरी पोस्ट पर शिफ्ट कर दो with the same pay scale and service benefit। चाहे वो पोस्ट छोटी है, चाहे वो बिल्कुल नीचे वाली पोस्ट है। अगर जब ग्रुप बी का कर्मचारी है, बेशक वो क्लास 4 के पोस्ट तक भी बढ़ाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, रिड्यूस नहीं किया। ना उसका रैंक रिड्यूस करना है, ना उसका पे स्केल रिड्यूस करना है, ना ही उसका कोई सर्विस बेनिफिट रिड्यूस करना है। बिल्कुल जो वो ले रहा है उसकी उसी स्केल में, उसी वेतनमान पर, उन्हीं बेनिफिट भत्तों पर उसको केवल दूसरी पोस्ट पर कम लेबोरियस जो वो कर सकता है, जहां वो आराम से बैठ के कर सकता है, उस पोस्ट पे शिफ्ट कर देना है। आगे प्रावधान, ये ध्यान देने वाली बात है, जरा थोड़ा सा सीरियस बात है, इस पर एक्शन जरूर लेना, क्योंकि आराम इतना आसान नहीं है नकारा करना। और इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार और आगे प्रोविजन भी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट द एम्प्लॉय अगेंस्ट एनी पोस्ट। ऐसा हो सकता है कि आप उसके पास कोई पोस्ट ही ना हो कि आप उसको एडजस्ट करें, जैसा ऊपर बताया गया, तो क्या करना है, ही मे बी केप्ट ऑन सुपरनुअरी पोस्ट until a suitable post is available or he attain the age of superannuation which earlier। यदि आपके पास कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पर आप उसको शिफ्ट कर सके, एडजस्ट कर सके, तो उस सूरत में क्या करना है, उसके लिए स्पेसिफिकली उसी आदमी के लिए एक सुपरनुअरी पोस्ट बनवा लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रपोजल भेज करके। और वो सुपरनुअरी पोस्ट का मतलब होता है केवल उसी के लिए जब तक वो जिंदा है या जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता सुपरनुएशन पर, तब तक वो सुपरनुअरी पोस्ट उसके लिए बना दी जाए और उस पर लगा दिया जाए। और यदि उसके बाद कोई पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो सुपरनुअरी पोस्ट समाप्त हो जाएगी, वो शख्स उस पोस्ट पर जो वैकेंसी बनी है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। यदि कोई पोस्ट नहीं बनती तो जिस दिन तक उसकी रिटायरमेंट है, सुपरनुएशन है, उस दिन तक वो वहां उस सुपरनुअरी पोस्ट पर रहेगा। तो पोस्ट का भी फंडा क्लियर हो गया कि पोस्ट कोई और छोटी नहीं है, तो आप ऐसे बना लीजिए पोस्ट उसी शख्स के लिए, और किसी के लिए वो शिफ्ट नहीं होगी। और सबरूल दौर में देखिए ध्यान से, ये बहुत समझने वाली बात है। सबरूल दौर में क्या कहा, नो प्रमोशन शैल बी डिनाइड, और उस नकारा कर्मचारी जिसको आपने किसी अन्य पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया है, छोटी पोस्ट पर या बराबर की पोस्ट पर, किसी भी पोस्ट पर आपने एडजस्ट कर दिया, तो जब भी उसकी प्रमोशन ड्यू होगी अपने कैडर में, तो उसको इनकार नहीं करना, वो दी जाएगी। टू ए पर्सन मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज डिसेबिलिटी, केवल उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर उसको नौकरी, उसकी प्रमोशन से मना नहीं करोगे। आगे कहा है प्रोवाइडेड, क्या, प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जो सही सरकार है, हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ वर्क carried on in an establishment by notification and subject to such condition, if any as may be specified in such notification, exempt an establishment from the provision of this section। और काम के लिए उस कर्मचारी के लिए, टाइप ऑफ वर्क के लिए, वो बाय नोटिफिकेशन के जरिए सरकार बाकायदा स्पेसिफिक ऑर्डर जारी करे कि ये शख्स, ये अमला इस काम के लिए छूट है, इसको ये काम नहीं करेगा। प्रमोशन दे रहे हैं और आपने, क्योंकि प्रमोशन पे काम करना पड़ेगा, तो ऐसे शख्स के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके एग्जेम्पशन का डिक्लेरेशन भी करेगी। अब इसी एक्ट की जो सेक्शन 2(1) है उसमें डिसेबिलिटी के प्रकार बताए गए हैं कि डिसेबिलिटी के 7 प्रकार हैं जो कि इस एक्ट के दायरे में आते हैं। इन 7 प्रकार से अलग नहीं डिसेबिलिटी मानी जाएगी। कौन कौन सी? नंबर 1 पर ब्लाइंडनेस, नौकरी के दौरान ब्लाइंड हो जाता है। जो शख्स ब्लाइंड कोटे में लग रहे हैं वो नहीं, ये उनके लिए है जो बिल्कुल जनरल सामान्य तौर पर काम कर रहे थे, सामान्य कर्मचारी हैं और नौकरी के दौरान ब्लाइंड हो जाते हैं काम करते हुए,
वो आएगी। लो विजन हो जाता है, कम दिखना, पूरे अंधे नहीं हुए, कम दिखना लग गया, रतौंधी आने लगी, या दिनंदा आने लग गया, या उसकी आई साइट वीक हो गई। ऐसे मामले जितनी उसको उसमें आते हैं, डिसेबिलिटी में आते हैं, उतनी परसेंट तक लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कानों से ना सुनना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अंग भंग होना, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तौर पर कमजोरी आना, और मेंटल इलनेस या कोई दिमागी बीमारी है उसको। ये 7 प्रकार बताए गए हैं। इन 7 प्रकार में ही उसका डिसेबिलिटी यदि है तो उस पर ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 पर्सनल विद डिसेबिलिटी का लागू हो जाएगा। और उसके तहत हमने जो डिस्कस किया सेक्शन 47 के ये सारे प्रावधान उस शख्स पर लागू होंगे और सारे बेनिफिट उसको दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों, आपने देखा कि इनवैलिड पेंशन पर आदमी को किन परिस्थितियों में भेजा जा सकता है, अथवा उसको नौकरी में किस छोटी पोस्ट पर एडजस्ट किया जा सकता है। उसके हम वेतन भत्ते यदि हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, क्या देंगे, इन सब बातों का खुलासा इस वीडियो में मैंने आपके ज्ञान वृद्धि के लिए किया। आशा करता हूं आपको ये सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो इनवैलिड पेंशन के बहुत ही रेयर केस होते हैं, फिर भी आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको इसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं हरियाणा सरकार के कर्मचारी की सर्विस के मैटर पर, हर विषय पर ऑनलाइन पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके लिए मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि किसी कर्मचारी को, अधिकारी को मेरी कंसल्टेंसी की आवश्यकता हो तो वो मुझसे पेड ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है। जो नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस पर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।